ओपन बुक पेपर होता है और मतलब ऑब्वियसली हेड नोट्स हम कोई मतलब ऐसे रट भी नहीं सकते, तो सर इसकी तैयारी कैसे करते हैं? मतलब हेड नोट्स पढ़ के हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है और एग्जाम में दैट्स आंसर व्हाट, करना है। हाँ दैट्स व्हाट, अब मैं समझ गया आपकी बात को। एंड यही मेरी कोशिश है सिंस लास्ट 2 years 3 years कि आप लोगों को ये कन्विंस करें। यहाँ दो पर्पस है। एक, शुरू में जब आप कोई केस के बारे में रिसर्च करने जाते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक्स पे इन प्रैक्टिकल लाइफ, हमारे पास एक क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है, इसके रिगार्डिंग मुझे कुछ ढूंढना है। हमने ढूंढा, ढूंढने के लिए यदि हेड नोट्स ना हो देन वी हैव टू रीड द इंटायर जजमेंट। हेड नोट्स है, देन वी आर फाइंडिंग इनटू द हेड नोट्स ऑल इश्यूज आर देयर, और उसके बाद यदि कुछ रिलेवेंट लगता है देन वी विल एंटर इनटू द जजमेंट एज पर आवर रिक्वायरमेंट, है ना। ये पूरी एक्सरसाइज अभी एग्जामिनेशन में भी होती है, बट आप ये समझ लीजिए कि आपको इस एग्जामिनेशन के थ्रू उस लेवल पर ले जाया जाता है कि हाउ विल यू फाइंड आउट योर जजमेंट इमीडिएट। सो फॉर दैट पर्पस मैंने इसी चीज को अपने ड्यूरिंग माय पीरियड वंस आई वाज अपियरिंग इनटू द एग्जाम, उस समय भी हमने ये सोचा आखिर इतना जो हेड नोट्स दिया जाता है, ऑफ कोर्स नो वन विल रीड ऑन दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एक से ज्यादा कर नहीं पाएगा, दो से ज्यादा नहीं कर पाएगा। सो करेक्ट सर। लेट अस डू समथिंग टू ऑप्टिमाइज इट। ऑप्टिमली देखिए, बहुत लोगों का एक्सपीरियंस यहाँ पर ये है कि उन्होंने हेड नोट्स के ऊपर इतना ओवर ट्रस्ट, ओवर की बात मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, अनस्ट्रेटेजिक थोड़ा ट्रस्ट किया कि चलो एग्जामिनेशन हॉल में हम देख लेंगे, और वहां पर वो टाइम मैनेजमेंट फेल होने का रीजन बना। मीनाक्षी जी एग्री करेंगे इस बात को, जी सर, बिल्कुल। है ना। बट मेरा कंसर्न ये है कि बी प्रिपेयर सो मच, इस तरह से आप प्रिपेयर करें, हेड नोट्स को प्रिपेयर करने का अपना आदत डालने कि मिनिमम टाइम में आपको एटलीस्ट वो पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट किस सेगमेंट में है या किस ऑर्डर में, या प्रोबेबल प्लेस उसका कहाँ है, सो दैट ऑप्टिमली विद इन 1 minute, 1 minute मीन्स 60 सेकेंड, आप उसको लोकेट कर लें। तो बहुत कुछ जो आपको याद करना था वो याद करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे हिंट जो आपको लेने थे वो हिंट के लिए मेमोरी पे स्ट्रेस डालने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा कॉशियस होने की जरूरत नहीं है। आप उसको वहां से हेल्प लें और अपने वर्ड्स में लिखें, लेकिन अपने वर्ड्स में कैसे लिखने हैं उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। स्मार्टली, द वर्ड आई एम यूजिंग स्मार्टली, बट पीपल्स व्हाट दे आर डूइंग वो एग्जैक्टली वहां से कॉपी पेस्ट करते हैं समटाइम्स, क्योंकि टाइम की भी प्यूनिसिटी होती है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रिपेयर बात होता है। नहीं है। तो वैसे कंडीशन के लिए मार्क्स भी वो एवरेजली 50 के आसपास मिलेगा और वहीं पर आकर रुक। दिस इज माय ओन एक्सपीरियंस, जो हमने देखा है कि एग्जैक्ट, बट कुछ ऐसा रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि यहाँ आपकी अंडरस्टैंडिंग भी मिक्स्ड हो। दैट्स व्हाट आई यूज द वर्ड स्मार्टली। उसको आपको कैसे रिप्रोड्यूस करना है, दैट इज योर ओन आर्ट एंड वर्क। बट थैंक एनीवे, यू सर, थैंक यू। for that purpose I taken example of ललिता कुमारी। 3 वीडियोस आपके पीछे हैं, आप देख सकती हैं बैक टू बैक। ललिता कुमारी में हमने क्या किया कि पहले इंटायर जजमेंट को ले लिया, फिर उसके बाद पहले सेशन में हमने सिर्फ कंक्लूजन को लिया कि पहले ये तो पता चले कि ललिता कुमारी एग्जैक्टली क्या। देन आई टेकन द इंटायर जजमेंट एंड मैप्ड विद द हेड नोट्स, क्योंकि हेड नोट्स में बहुत कुछ होते हैं, अभी मैं डिस्कस करूंगा, स्क्रीन पे आपके सामने है, बहुत कुछ होता है। क्योंकि ये जो हमने ये पेज बनाया है ना, ये पेज बहुत ही क्रूशियल है, और इतना क्रूशियल ही नहीं मैंने गाइडिंग है जो आपके लिए लाइफ लाइन की तरह शायद ट्रीट हो इन फ्यूचर इन द एग्जामिनेशन। और इस पेज को क्रिएट करने के लिए जो भी हमने डिस्कशन किए हैं पीछे, वो सारा कुछ इनकॉर्पोरेटेड है और कंप्लीट है। मैं ये कह सकता हूँ कि ये कंप्लीट है, इसमें से कुछ भी चीजें शायद आपके एग्जाम में ना छूटे। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, इस चीज को एक्सप्लेन करना हमारा एक मेन पर्पस है।
दूसरी बात ये है कि अंडरलाइंग टर्मिनोलॉजी होते हैं, बहुत सारे टर्मिनोलॉजी जो समझ में नहीं आता है, वर्ड समझ में नहीं आता, प्रोसेस समझ में नहीं आता, वो सब कुछ आपको यहाँ पर होगा। इसी स्क्रीन पे, जो स्क्रीन पे आपका स्लाइड है, इसमें वो सारा कुछ मेंशन है। That I'll explain. I'll take around 15 to 20 minutes to explain. It is supported by the back videos. और अल्टीमेटली लास्ट में ललिता कुमारी में हमने ये देखा कि कैसे आप सिर्फ हेड नोट से ही पूरी की पूरी चीज को समझ पाएंगे। इट वॉज नॉट ओनली फॉर द ललिता कुमारी, इट वॉज द टेक्निक what we passed to all of you so that you can apply that technique for the entire judgment 86. नंबर 1। नंबर 2, 86 एक बहुत बड़ा ह्यूज नंबर है और उसके जजमेंट भी ह्यूज हैं। हर कोई ये कहते हैं कि क्या हेड नोट सफिशिएंट है जजमेंट को पढ़े बिना। मैं ये कहता हूं कि जजमेंट के जितने रेशियो हैं सारे निकाल करके हेड नोट्स पे डाल दिए, कुछ भी नहीं छूटा। सो दैट इज व्हाई दैट इज इंपॉर्टेंट, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड केयरफुली कि कौन चीज कहाँ पर है। छोटा हो गया है इसका मतलब न्यूज़पेपर तो नहीं है ना। दीज आर द लीगल टर्मिनोलॉजी, लीगल वर्ड, तो उसके मीनिंग को तो समझना पड़ेगा और उसको समझने के बाद फिर अपने हिसाब से आपके ब्रेन में सेट करके रखना पड़ेगा। मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है और कुछ याद आ जाए तो उसको इग्नोर करने की भी जरूरत नहीं, बट वी कैन यूज इट। बट एनीवे, एक और चीज मुझे अभी स्क्रीन पे दिख रहा है जो मैं आप लोगों को अनाउंस करना चाह रहा हूँ कि एट प्रेजेंट वी आर 100+। So congratulations to all of you, but I'm coming to the slides directly. Slides पे आप देखिए, पहला लाइन हमने लिखा है ऊपर में आर्टिकल 141, and this is the article reproduced here. The law declared by the Supreme Court shall be binding on the court of all courts within the territory of India. For that purpose मैंने डीडी वसु से जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आर्टिकल 141 के हमने एक्सट्रैक्ट किए। दिस इज द 7 pages and this 7 pages is already shared into the both groups। और जो दूसरा ग्रुप है इट इज द सप्लीमेंट्री ग्रुप, क्योंकि ये एक ग्रुप फुल हो चुका है, रिक्वेस्ट अभी भी आ रहे हैं, तो हमने उस ग्रुप में एक अलग ग्रुप कर दिया है। उसमें एक ही आदमी इधर से उधर माइग्रेट करने की जरूरत नहीं है, वो स्पेस बाकी लोगों के लिए रहने दें और सेम कम्युनिकेशन जो यहाँ हो रहा है वही कम्युनिकेशन वहां होगा। ठीक है, नाउ मैं वापस थोड़ा सा अपने स्लाइड पे आऊं। हमने पूरे कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए बहुत कुछ प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस किया, स्पेशली फॉर द एग्जाम 225। बट बैकग्राउंड में कुछ पॉइंट्स हैं, उसकी क्रिस्टल क्लियरिटी हर एग्जामिनर के ब्रेन में होनी चाहिए सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेरी केयरफुली एंड प्रॉपरली, और कन्वीनियंटली वो समझ लें कि क्या है। तो the point first I written there, the crystal clear understanding required, and in short say CCUR of the core concept। आप अगला CC भी यहाँ एक्सटेंड कर लें, CCUR CC and terminology as under। यदि हम किसी प्रोविजन ऑफ लॉ को पढ़ते हैं तो उसको कैसे पढ़ना चाहिए, जजमेंट का स्ट्रक्चर क्या है और उसको कैसे समझना चाहिए, सिस्टम कैसे वर्क करता है वो इस लाइन पे है, और जजमेंट के अंदर सर्टेन वर्ड्स हैं जो इस लाइन पे। लेट मी नो कि एम आई क्लियर अप टू दिस पॉइंट और नॉट। यदि हम प्रोविजन ऑफ लॉ की बात करते हैं, यदि कोई भी लॉ के प्रोविजन को हम पढ़ते हैं, आर्टिकल पढ़ते हैं, तो उसमें हमको 3 4 5 चीजें ऐसी है जहां पे फोकस रखना चाहिए। यानी सिर्फ हम पढ़ते नहीं है, हम ये कॉन्सेप्ट ढूंढते हैं, व्हाट इज द सोर्सेस ऑफ दिस प्रोविजन ऑफ लॉ। नंबर 1, what is the objective behind it, objective or it may be objectives, और इसके कितने कितने इंग्रेडिएंट्स हैं, और इसका स्कोप एंड एम्बिट क्या है, और इसके कितने कंडीशंस हैं या लिमिटेशंस है, कब ये अप्लाई होगा और कब ये अप्लाई नहीं होगा। सो दिस इज फॉर द प्रोविजन ऑफ लॉ।
फॉर योर कन्वीनियंस व्हाट आई टेकन, एक प्रोविजन ऑफ लॉ को हमने पिकअप किया और वो है आर्टिकल 141, और इसके ऊपर ये सारा चीज आज हम अप्लाई करने जा रहे हैं। सोर्स इज द कॉन्स्टिट्यूशन, अदरवाइज यूनियन जुडिशरी, और इसके ऑब्जेक्टिव्स, इंग्रेडिएंट्स, स्कोप एंड एम्बिट एंड कंडीशंस, इन सारे एंगल से इस वन लाइनर आर्टिकल को हम लोग एग्जामिन करेंगे, जो इंटायर 86 लीडिंग केसेस का बेस है, एक्सक्लूडिंग ऑल द जजमेंट्स अवेलेबल on the behalf of Supreme Court. Am I clear up to this point or not? Clear, sir. दूसरा पॉइंट ये है कि यदि हम किसी जजमेंट को देखते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट जजमेंट एंड नोट्स, तो जजमेंट में हमने कई बार डिस्कस किया है, वो देखिए इसके स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होते हैं। ब्रीफ फैक्ट्स होते हैं, आफ्टर दैट इश्यूज एंड सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व होता है। कई बार हमने डेमोन्स्ट्रेट किया है, कई वीडियोस में आप देख सकते हैं, इंक्लूडिंग ललिता कुमारी। What is the contention advanced? What is the observation by the court on fact usually? And then analysis of that particular fact on the at the law, and then reasoning recorded. And this is the law let down in that particular case. And finally, the conclusion and direction. Clear है? ये चीज सारे जजमेंट्स में हमने डेमोन्स्ट्रेट किया। आप ये कह सकते हैं कि हमने इसको आज कंक्लूड किया है कि इसी फॉर्म में, और जब भी आप ये सीट देखें तो आपके सामने ये रिदम आपके सामने हो। जजमेंट में कई चीजें दिखती है, कई बार रिलाइड ऑन, कई बार फॉलोड, डिस्टिंग्विश्ड, हेल्ड, डिस्कस्ड, रेफर्ड टू, ओवररूल्ड, डीम्ड ओवररूल्ड। ये एक नया टर्म है, ये आप लोगों ने पहली बार सुना होगा। डीम्ड ओवररूल क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो मैं आपको डिस्कस करूंगा आपके साथ। एंड फाइनली रेफरेंस टू द लार्जर बेंच। कई बार ऑर्डर होता है कि रेफरेंस आया और उसकी बेसिस पर ये, इवन ललिता कुमारी वाज रेफर्ड टू फॉर द 5 जजेस। और ये बात आपने देखा है, जब हम सिस्टम की बात करते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोसेसिंग द जजमेंट। सिस्टम मींस एडजुडिकेशन सिस्टम और जुडिशियल सिस्टम। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इनपुट्स होने चाहिए, दैट इज द डिस्प्यूट, और डिस्प्यूट मस्ट हैव सम मटेरियल फैक्ट्स एंड एविडेंसेस, और इसमें कुछ टूल्स होते हैं, दैट इज द प्रोविजन ऑफ लॉ, प्रोसीजरल लॉ, सब्सटेंशियल लॉ, सम टेक्निक्स आर देयर कि इसको ऐसे ऐसे प्रोसीड करना है, जो हम लोग यहाँ सीख भी रहे हैं अंडर ये सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर। एंड सम एक्सपर्टीज आर रिक्वायर्ड इन फॉर्म ऑफ यू लॉयर एज एन एडवोकेट ऑन द कोर्ट। एंड फाइनली इसकी प्रोसेसिंग शुरू होती है, आर्गुमेंट, एंड अल्टीमेटली इट्स कम्स टू द आउटकम। सो ये जो आउटपुट होता है, दिस आउटपुट माइट बी रॉ मटेरियल, माइट बी टूल्स, माइट बी टेक्निक, माइट बी सर्टेन एक्सपर्टीज एंड प्रोसेसिंग इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो ये ऑर्डर है, हमने कई बार डिस्कस किया और इसको हमने नाम दिया था कि चाय आखिर कैसे बना, द टी मेकिंग प्रोसेस। इफ यू विल फाइंड आउट, यू जस्ट चेक इट आउट। सो ये 5 लाइन जो आपने यहाँ पर देखा है, ये 5 लाइन सिर्फ 5 लाइन नहीं है, इसके ऊपर कम से कम 10-12 हमारे इंटरेक्टिव सेशंस रिकॉर्डेड हैं और आपके पास अवेलेबल है, और आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको ये समझाना है कि ये किस ऑर्डर में कैसे होता है, सो दैट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड आप उसको पिकअप करें। फॉर एग्जांपल मैं ये बतलाता हूँ, हूएवर इज इंटरेस्टेड इन ड्राफ्टिंग, उनको ये 2 चीज जरूर देखना चाहिए कि सिनॉप्सिस एंड सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ कैसे लिखें। किसी भी जजमेंट से उनको मिल जाएगा, उनको बस ये पिकअप करना है कि लिखने का कला कैसे, और कैसे हम बिना सोचे लिख लें, है ना। So that's again the very interesting part, and we should learn it. So as per our requirement, we can pick up. Sometimes we are just picking certain reasoning, sometimes we are picking directions and conclusion. तो ये आपको पता होना चाहिए कि जजमेंट में सारे जगह पे कौन सा चीज कहाँ है और कब कौन सा पार्ट हम यूज करेंगे और किस कंटेक्स्ट में वो यूज हो। और जब हम इतना करने के लिए और समझदारी, अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप कर लेते हैं विदाउट एनी एम्बिग्विटी, यानी फुल ऑफ क्लियरिटी,
then we are able to perform not only into the exam but even in the court. एंड बिलीव मी, कोर्ट उसके बाद बहुत अप्रिशिएट करेगी. कोर्ट यही चीज मिस करती है जहां वो कोर्ट डिस्टर्ब होती है. ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है और आई गेस कि मैं सही हूं. और इस प्रोपोजिशन को बोलने के लिए मुझे मतलब 13 साल वेरीफाई किया है, मैंने कोर्ट में देखा है. So it's coming out of my experience. आफ्टर ऑल नेक्स्ट टर्म ये है, एग्जाम में कुछ टर्मिनोलॉजी पूछे जाते हैं एंड आउट ऑफ देम सर्टेन टर्मिनोलॉजी इज देयर. फिलिंग ऑफ लेजिस्लेटिव वैक्यूम, रिकंसिडरेशन ऑफ रूलिंग्स, प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, इंटरप्रिटेशन ऑफ जजमेंट. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या किसी जजमेंट का इंटरप्रिटेशन होता है क्या? आंसर इज नो, बट वेरी लिमिटेड स्कोप समवेयर इज रिक्वायर्ड. वो हम लोग डिस्कस करेंगे. दैट कंडीशन जहां वो रिक्वायर्ड होता है. देन अगेन जजमेंट ऑफ नॉलेज, इसकी बात होती है. बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पर एग्जांपल एक जजमेंट में दिया हुआ है जिसका रेफरेंस है मटेरियल जो अभी हम आप लोग आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं. उन्होंने एग्जांपल दिया कि जस्ट फॉरगेट, जस्ट पॉज अबाउट द जजमेंट ऑफ नॉलेज. कहना यह है कि किसी केस में कोई जजमेंट प्रोनाउंस हुआ है पहले से और समवन हैज अलाउड नॉट रेफर्ड. someone has not referred, तो कोर्ट के नॉलेज में तो आया नहीं, दोनों पार्टी रेफर नहीं किया, तो कोर्ट क्या करेगी? वो जो जजमेंट है उसके बगैर ही आएगी. तो क्या वो नॉलेज का क्या इंपॉर्टेंस है? नहीं रहे, ऐसा इग्नोरेंस किया जा सकता है. लॉजिक ये है कि कीप इट पॉज फॉर अ मोमेंट. और आप ये सोचिए कि यदि कोई जजमेंट ओवर रूल हो जाए तो उसके बारे में ये लॉजिक लगा सकते हैं कि ओवर रूल हो गया था, नहीं पता था, इसलिए जजमेंट अच्छा है. नहीं लगा सकते. तो यहाँ कैसे लगा सकते हैं? द सेम लॉजिक इज देयर. सो दिस लॉजिक इज द वेरी इंटरेस्टिंग. वी विल सी इट अगेन. मैं देखूंगा उसको भी, आपको मैं दिखाऊंगा, डेमोन्स्ट्रेट करूंगा विद द सर्टेन डिफरेंस. नेक्स्ट इज 6 पॉइंट इज सेपरेशन ऑफ पावर. ये वर्ड मैं बहुत बार यूज करने जा रहा हूँ, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है और खास करके बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का हिस्सा है. स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू, डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर एंड डॉक्ट्रिन ऑफ स्टार डिसाइसिस, लॉ डिक्लेयर्ड. जो अभी अभी आर्टिकल 141 का एक इंग्रेडिएंट आपको दिख रहा है अंडरलाइन किया हुआ, उसका मतलब ये होता है, एक मतलब छोटा सा हमने यहाँ पर लिखने की कोशिश की है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ लेट डाउन इनटू दैट पर्टिकुलर जजमेंट. अब आप समझिए, थोड़ा सा और मैं आगे करूं. 11 में पॉइंट पर रेशियो डेसेंडाई, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन लोगों में होता है. इट इज मीनिंग दैट कि देयर इज अ रीजनिंग रिकॉर्डेड इनटू द जजमेंट. If we are talking about the binding precedent, means underlying principle which is binding. Obiter dicta, this is the unnecessary ratio recorded into the judgment. It should go. What is this per incurium? Per incurium means the carelessness and ignored. Certain principle should be required, but it was ignored. Sub silentio, it was not perceived by the court. It is another example of carelessness. So the obiter dicta, per incurium and sub silentio is basically an exception of a good judgment. And all these three ingredients has to go. This is a bad part of the judgment. It should be overruled or ignored. बट इन सारे चीजों को मैं अभी अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ डीडी बसु के इस कंटेंट के साथ, जहां पर आप एक रफली ये 7 पेज का थोड़ा सा और मैं आपको आगे बढ़ाऊं. यहाँ पर ये देखिए, एक पार्ट यहाँ ये है डॉक्ट्रिन ऑफ स्टार डिसाइसिस. क्लियर कट एक शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन इनका है. थोड़ा सा और मैं इसको ड्रैग डाउन करूं तो आप यहाँ पर देखेंगे, दीज आर द एक्सप्लेन रिगार्डिंग star decisis. This is the law declared, which you can find out from here. And here is the judgment 1899. यहाँ पर नीचे रेफरेंस है 1899, मैं नीचे भी दिखाता हूँ आपको. This is the 18. Yes, you can see here 1899. That is here.
is the Union of India versus Kantilal and so. At para 6 it was discussed. So reference भी आपके सामने है as per your requirement and expertise कि आप कैसे उसको use कर सकते हैं. So this is the another standing. Which precedent is the binding precedent? This is also here. I'll go through one by one. पहले मैं आपको एक बार दिखा लो. थोड़ा और आप इस दूसरे पेज पे जाएंगे. वेरी सेलेक्टिव पॉइंट्स हैं जो आपके लिए काम का है. थोड़ा सा और मैं आपको इसको. There is a ratio descendi. Complete definition is there. Even आप देखिए ये 2 लाइन है, 2 फुल स्टॉप है, उसी में आपको सारी कहानी पता चल जाएगी. द प्रिंसिपल ऑफ रिगार्डिंग अ जजमेंट आर वेल नोन, फुल स्टॉप. इसको छोड़ दीजिए. दूसरा देखिए, व्हाट इज बाइंडिंग इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द रेशियो ऑफ द जजमेंट. एंड व्हाट इज रेशियो? द रेशियो डेसेंडाई ऑफ अ जजमेंट इज द रीजन असाइंड. आप यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, थोड़ा सा अंडरलाइन. What is this? The written there, the region assigned, isn't it? In support of conclusion. और ये 1916 नंबर पे एक जजमेंट है. ये जजमेंट आपको मैं दिखाऊं. स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस केशोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड. इस पे आप जरा यहाँ देखिए, वहां नीचे उस पे पैरा नंबर 352 AIR 2005 SC 164 और जस्टिस सिन्हा डिसेंडिंग जजमेंट में ये लाइन लिखा है. एंड दिस इज द पॉइंट हियर. व्हाट इज द रेशियो डिसेंडी? आगे उसका एक्सप्लेनेशन है. द रीजनिंग ऑफ ए जजमेंट कैन बी डेप्रिसिएटेड ओनली अपॉन रीडिंग द सेम. इन उसके एक्सप्लेनेशन से, बट कंक्लूजन वहीं पे है. अब आप आगे थोड़ा और आगे आए तो here is the obiter dicta. Again I'm using the box to that. There is obiter dicta. Obiter dicta is an observation by the court on a legal questions suggested by a case before it, but not arising in such a manner as required decision. It is not binding as in precedent because the observation was unnecessary for the decision pronounced by the court. And what I did, I written here ratio descendi, sorry, obiter dicta unnecessary ratio. अब जरा आप देखिए, सिर्फ वो वर्ड लिख करके हमने ये रिक्वायर्ड, अननेसेसरी, इन दोनों को लेकर के क्या हमने पूरे स्पिरिट को 2 शब्दों में कैप्चर करने की कोशिश की है या नहीं? You people can appreciate it. Here is the obiter dicta. That's what I want to show you कि this screen क्यों important है. थोड़ा और मैं आगे चलूं, थोड़ा मैं आपको go through करूं. There are n number of instances and elaboration and conditions are there. आप उसको देखेंगे तो समझ आ जाएगा. Here is again the per incurium in sub silencio. इसको मैं read out करना चाहता हूँ so that I can till the 3 paragraph. कितना clearly लिखा हुआ है. These doctrines operates as exception to the rule of precedent. Opposite, except, contrary we can say. Now exception is the appropriate word. Incuria literal means carelessness. In practice, per incurium appear to mean as per ignorantium. The quotable in law is avoided and ignored if it is required and such of the statutes or binding authority. Per incurium means a decision rendered by ignorium. You can see here. In ignorance. Does this not shortest definition of this particular per incurium?
और यदि पूछा जाता है तो ये भी उतना ही अवार्ड मार्क्स फेच करेगा जितना बाकी सारे हैं। और उसको भी छोटा छोटा करने का कोशिश मैंने किया है, पता नहीं वो कितना सटीक है आपके लिए, कितना कन्वीनियंट है, बट इट इज ओनली फॉर योर मेमोरी ऑफ अ प्रीवियस बाइंडिंग डिसीजन एंड इट्स ओन एंड सो फोर्थ। ये आगे है, मैं बहुत ज्यादा इलेबोरेट अभी नहीं करूंगा। Another is regarding the knowledge of the judgment. This is also I taken into them, and there is an illustrative case, एक examples दिया हुआ है। Reconsidering of rulings, यानी जो रूलिंग है उसमें प्रॉब्लम है तो उसको कैसे, यानी उसको अमेंड करना है तो कैसे करेंगे। That is the reconsidering of the rulings and through the larger bench। उसका एक प्रोसेस है, तब वो लार्जर बेंच में जाता है ना। व्हाट इज दैट प्रोसेस? मैनर ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ जजमेंट, जजमेंट को इंटरप्रेट कर सकते हैं या नहीं, यदि कर सकते हैं तो किस मैनर में, दिस इज अगेन हियर फॉर यू। एंड शॉर्ट एंड स्वीट, एक एक पैराग्राफ है और उसके लिए साइटेशन से रेफरेंस है। तो कोर्स और अथॉरिटी ऑलरेडी है इसका। So already we done the 7 pages. Now let me take a pause. How was this 7 pages? Please confirm me. Yes, sir. कैसा था मैम साहब ये? So wonderfully, sir, describe each and everything. नहीं, इसमें मैंने आपको कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया, मैंने आपके सामने रख दिया है, आपके ग्रुप पे शेयर कर दिया है, और ये आपकी ड्यूटी है कि आप लोग इसको पढ़ें, समझें और अपने हिसाब से यूज करने के लिए इसको प्रिपेयर करें। नंबर 1। एंड उसके बाद जो भी डिफिकल्टी आती है, एंड आई एम हियर टू डिस्कस, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको समझना जरूरी है। ठीक है, हमने एक चीज और किया है कि इन सारे चीजों को एक जगह कन्फाइन करके आपके सामने एक स्क्रीन पे ले लिया। आप देखिए वो सारे चीज हैं यहाँ, और इवन हिंट भी कि आपको समझने के बाद यहाँ से आपको पूरा रिकॉल हो जाएगा। So this page is not as usual. It's so scientifically developed. Can say, I can claim it. Now, next part is this. There is a huge confusion. See, law जो है, law की बात जो होती है, law formation के कई प्रोसेस हैं। एक प्रॉपर एंड मेन प्रोसेस है लेजिस्लेशन, लॉ को डेवलप करता है। समवेयर कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू आया है। इन सारे लॉ में यदि कोई गलतियां हो, समथिंग इज कमिंग थ्रू द ट्रेडिशन, रूल्स, रेगुलेशन, ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ लॉ, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। तो ये सारे लॉ यदि कहीं एरोनियस है या कहीं कोई प्रॉब्लम है, उसको करेक्शन का कोर्स ऑफ मैनर है। उसमें एक रोल जुडिशियरी का है, जहां अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर करने के लिए आप फटाक से रेट लेते हैं और आ जाते हैं, जैसा अभी लाइव एग्जांपल वक्फ बोर्ड में चल रहा है और चलता रहता है। दिस इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कोर्ट। मैंने ये बिजनेस ऑफ द कोर्ट। नाउ आप समझिए, कुछ लॉ की एक्सप्लेनेशन, क्लियरिटी थ्रू जजमेंट आती है। सो दो पॉइंट को मैं कैप्चर करना चाहता हूं, लॉ मेड एंड लॉ डिक्लेयर्ड। आपके स्क्रीन पर जो वर्ड लिखा है 141 में, दिस इज लॉ डिक्लेयर्ड, नॉट लॉ मेड। So law declared by the Supreme Court in form of judgment shall be binding on all over court within the territory of India. So once we are talking about the law declared, it is a judgment. So which line of the judgment is mandatory? That's the ratio, right? तो रेशियो जो पार्ट है उसी को हम लॉ कहते हैं। रीजनिंग जो है, वहां जो प्रिंसिपल्स इवॉल्व हो रहे हैं, these are the law under a specific circumstances or as well as overall. That is the clarity regarding the provision of law. So this is the law declared. मैं एक कदम थोड़ा आगे जाना चाहता हूँ।
लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट वो एक जगह पे है जो स्टैट्यूट्स बुक में आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आ रहा है, और लॉ डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट दैट इज कमिंग थ्रू द जजमेंट। गड़बड़ी दोनों जगह हो सकती है, करेक्शन की रिक्वायरमेंट दोनों जगह हो सकती है। और जब लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट तो करेक्शन कोर्ट के थ्रू होता है। सो लॉ डिक्लेयर्ड बाय द जजमेंट यदि है तो इसका करेक्शन आप कैसे करेंगे? हाउ विल यू डू द अमेंड और चेंज? और डज इट एब्सोल्यूट? नो, बिकॉज मैन मेड है तो कुछ तो प्रॉब्लम हो ही सकता है, इवन सर्कमस्टांस के बाद वो सर्टेन रिडंडेंट हो सकता है। सो द पॉइंट इज दिस, we need to clear cut understand the point 4, that is the difference between law made by the legislative process and law declared under article 141 by the Supreme Court. Next point is this, if law declared under article 141 having some problem or error or confusion, how it can be removed? उसके लिए तो पता है आप रिट में आ जाएंगे, इसमें आप क्या करेंगे? इसके लिए ही है कि रेफरेंस टू अ लार्जर बेंच, एंड दैट्स व्हाई 2 जजेस बेंच जजमेंट, 3 जजेस बेंच जजमेंट, 5 जजेस बेंच जजमेंट, 7 जजेस बेंच जजमेंट, 9 जजेस, 11 जजेस और 13 तक तो इस कोर्ट में इस देश में पहुंच चुका है, एंड द वन एंड ओनली जजमेंट इज वन इन द भारती। It is by the process of reference to the larger bench. Am I clear up to this point or not, or is there any confusion? Absolutely clear, sir. तो बिल्कुल क्लियर है। So इस difference को समझना जरूरी है, that's why I quoted here. Now another is clear, crystal clear understanding required regarding the concept of रिपोर्टेबल एंड नॉन रिपोर्टेबल, जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लैंडमार्क जजमेंट एंड लीडिंग केसेस जो आपके लिस्ट में है। इसके लिए हमको चलना पड़ेगा थोड़ा सा ऊपर, और इस लाइन पे हम यहाँ पर आना चाहते हैं सिस्टम वाले पे। यदि किसी भी जजमेंट के थ्रू जो आउटपुट आता है, जो जजमेंट है फाइनल, वो यदि कोई टूल्स इवॉल्व हुआ या कोई टूल्स को एक्सटेंड किया या टेक्निक्स को एक्सटेंड किया, टेक्निक्स मींस द प्रोसेस, प्रोसीजरल लॉ, प्रोसीजरल लीगल प्रिंसिपल, टूल्स मींस जैसे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन और इसके इंग्रेडिएंट, दीज आर आल्सो कम्स थ्रू द जजमेंट ओनली ना। आर यू एबल टू कनेक्ट इट? जिस ये जो हमारे पास टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, इसको तो हम मल्टीपल टाइम्स यूज करते हैं एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। फॉर एग्जांपल आपके घर में स्पून है या स्क्रू ड्राइवर है, तो जब जरूरत पड़ती है तो आप यूज करते हैं ना, दीज आर द टूल्स। और आप चाहते हैं कि ऐसा टूल आए जो रोटी भी बना दे। इट्स अगेन आउटकम थ्रू द प्रोसेस। या रिमोट हाथ में आ जाए तो सारा काम वो खुद कर ले, दिस इज अनदर सॉर्ट ऑफ टूल्स। एम आई क्लियर अप टू दिस पॉइंट और नॉट? Clear, sir. तो द ड्यू प्रोसेस के मैकेनिज्म है, मनिका गांधी के जजमेंट है, और बहुत सारे जजमेंट है जहां पर सर्टेन प्रिंसिपल्स इवॉल्व हुए हैं रिगार्डिंग जुरिस्प्रूडेंस की, कैसे जजमेंट को या कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशनल प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए। वो सारे प्रिंसिपल्स आर कॉल्ड टूल्स एंड टेक्निक्स हियर। That's what I arranged into one page of all these things. Ultimately, you can say the life cycle of judgment processing mechanism, which is the judgment, or even this system, life cycle इसी system के through part होता है processing का techniques. Am I clear up to this point, or is there any confusion? We can discuss right now. Clear, तो sir. मुझे ये पॉइंट 2 कॉन्सेप्ट ऑफ रिपोर्टेबल एंड नॉन रिपोर्टेबल जजमेंट, सो ये मतलब कॉन्सेप्ट
हाउ इज इट रेलिवेंट हियर, या इसको कैसे यस, ऑफ कोर्स रेलेवेंट मैम। देखिए समझा लॉ, जाए? जस्ट आप समझिए दो पार्ट है, मैं थोड़ा क्लियर इस पे कर दूं। एक दो पार्टी एक मैटर को लेकर के लड़ती है, ठीक है, एंड ड्यूरिंग दोस पर्टिकुलर डिस्प्यूट ये पता चलता है कि लॉ क्लियर नहीं है, या लॉ में सर्टेन क्लियरिटी रिक्वायर्ड, राइट। तो वंस लॉ की क्लियरिटी रिक्वायर्ड, तो जजमेंट के अंदर दोनों चीज होता है। पहले लॉ की क्लियरिटी आती है और उसके बाद वो अप्लाई होता है फॉर द पार्टी। तो जो लॉ की क्लियरिटी है, इट इज नॉट कन्फाइंड टू दैट पर्टिकुलर केस और पार्टीज ओनली, दिस इज कन्फाइंड फॉर द नेशन। It must be reported because this is declaring the law. But it is not necessarily कि everywhere it is required. जहां कहीं भी सिर्फ जो फाइंडिंग है और उसके जो क्लियरली एप्लीकेशन है ओनली अफेक्ट टू द पार्टीज बिफोर द कोर्ट, और ऐसे में जो फैसला फाइनल आता है दैट इज कॉल्ड द जजमेंट, इट मस्ट बी नॉन रिपोर्टेबल, नॉट कंसर्न फॉर द एंटायर नेशन, राइट। तो वैसे जजमेंट जहां कोई प्रिंसिपल इवॉल्व नहीं हो रहा है, या कुछ इनहांस नहीं हो रहा है, या अमेंड या मॉडिफाई नहीं हो रहा है, या एक्सटेंड नहीं हो रहा है, वो रिपोर्टेबल होना डिजर्व नहीं, इसलिए उसको हम दूसरे कैटेगरी में रखते हैं। सो दूसरे शब्दों में यदि कहूं कि जितने भी जजमेंट होते हैं उसका माइनर पार्ट, मेजॉरिटी माइनॉरिटी होता है ना, माइनॉरिटी पार्ट डिजर्व करता है फॉर द पर्पस ऑफ रिपोर्टेबल, राइट। अब रिपोर्टेबल होने का जो लॉ डिक्लेरेशन है उसकी क्वालिटी और इम्पैक्ट क्या है? यदि उसकी क्वालिटी पूरे जजमेंट प्रोसेस के इंटरप्रिटेशन को ही बदलता है, फॉर एग्जांपल मतलब 368 कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट का प्रोविजन है, इसी प्रोविजन को एक नया शेप यदि देता है केशवानंद भारती बाय द वे ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, इट इज अ टूल। व्हाई नॉट वी कैन से इट इज अ लैंडमार्क। Even the Maneka Gandhi, it is also the landmark. ड्यू प्रोसेस पहले था ही नहीं, इट वॉज द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड ऑफ लॉ। आज भी प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड ऑफ लॉ है, लेकिन ड्यू प्रोसेस के सारे इंग्रेडिएंट इसके साथ कंबाइंडेड है, एंड दैट इज जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। जस्ट मीन्स जस्टिफाइड, which is coming through Article 14. That is the, sorry, Article 14. 19 is the reasoning, reasonable, and fairness is coming through the principle of natural justice. और इसी तीनों का जो कॉम्बिनेशन है that is called the due process. We'll discuss, once we will discuss into Maneka Gandhi, will enter into them, and उसके पहले पहले क्या था कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जो भी लॉ बन गया इट कांट बी चैलेंज। तो मेरा रिक्वेस्ट है, महेश सर का माइक ऑन है और बहुत डिस्टरबेंस हो रही है, महेश जी प्लीज अगर वो रुकिए रुकिए, मैं यहाँ, ठीक है, थैंक यू। थैंक तो यू सर। पहले क्या था, जो कि जो भी प्रोसेस फॉलो करके लॉ बना वो मानना पड़ेगा, दिस इज द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। फॉर एग्जांपल वक्फ बोर्ड आज बना, सीएए अमेंडमेंट आया, कोर्ट में चैलेंज हुआ, कोर्ट में एक ही चीज देखी जाती पहले 78 से पहले, मनेका गांधी से पहले, और वो ये देखी जाती कि इसको बनाने के प्रोसीजर फॉलो किए या नहीं। यदि वो प्रोसीजर फॉलो किए हैं तो ये ठीक है, वी कैन नॉट डिस्टर्ब इट। आज के डेट में उसके साथ प्रोसीजर तो चेक किए जाएंगे, ये भी चेक किए जाएंगे कि ये फंडामेंटल राइट को तो इन्फ्रिंज नहीं करता, ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को तो वायलेट नहीं करता, ये रीजनेबलनेस है या नहीं, जस्टिफाइड है या नहीं। आफ्टर 78, बिफोर दैट नॉट अलाउड, राइट। सो ऑब्वियसली ये इंटायर जुरिस्प्रूडेंस का पूरा फेट एंड इंटरप्रिटेशन मैकेनिज्म ही बदल दिया। इवन आप अवनीश कुमार को देख लीजिए, पुलिस आता है और अरेस्ट करके ले जाता था किसी भी मैट्रिमोनियल में। अब अवनीश कुमार एक
लॉ पहले से है. So this is the impactful judgment. Why not we can say it a leading case, right? तो सर लैंडमार्क जजमेंट वो हो गई जो फर्स्ट टाइम कोई मैम सब सिर्फ principle- अब आप अपने सेंस से पूछिए. लैंडमार्क मीन्स माइलस्टोन. करेक्ट. Which one is this? You are self-sufficient to find out, judge it, ठीक है categorize सर. it. ठीक. इसका हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, ना ही कोई गाइडलाइंस है, ना ही कुछ हो सकता है. इसको क्रिस्टलाइज करना भी ठीक नहीं है. आपका सेंस जिसको जहां ले जाए. आज के डेट में हमारे पास 86 लीडिंग केसेस है. ये नहीं कहा जाता 86 लैंडमार्क या ये लैंडमार्क है और ये लीडिंग है या ये रिपोर्टेड है. बट फॉर योर ओन कन्वीनियंस you can understand this terms cannot be defined. It is depend on their own impact. Just a minute. एक second minute. So this is the point what I want to pursue and आप लोगों के साथ में प्रोजेक्ट करना चाह रहा था. Now one more thing I would like to say further. यहाँ तक कोई डाउट हो then please. सर एक केस का नाम बोला अवनेश कुमार ना अर्नेश कुमार, वो मैं भूल गया सर. संपा जी आपकी आवाज कम आ रही है. सर एक केस का नाम बोला अवनेश कुमार. Yes, it is at what is the list number? Can newly added के list में है अर्नेश कुमार. ओके सर, थैंक यू सर. Any more doubt regarding all these things? सर ये वाला सेशन रिकॉर्ड पता नहीं हुआ या नहीं मिस्टर. अरे कोई जरूरत नहीं है इसको रिकॉर्ड करने की. सर जितना कॉम्प्लिकेटेड सर इतना माइन्यूटली आपने सर इसको डिस्कस करा है तो मे बी और सर आपने उतने ही केयरफुली सुना है सर, फुल ऑफ कंसंट्रेशन. आई एग्री सर. मुझे याद है मैं स्कूल में गया था और स्कूल नहीं कॉलेज की बात मैं बतला रहा हूँ. 12th में हमारे यहाँ कॉलेज होता था तो वहां पे टीचर ने मैंने ये रिग्रेट किया कि मुझे वो याद नहीं होता. उन्होंने सीधा ये पूछा कि महाभारत देखे हो, वो दोबारा देखे बिना याद रहता है. 16 दोबारा देखे बिना याद रहता है तो फिर ये क्यों नहीं रह सकता. वो बात मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. क्वेश्चन रीजन ये है, यदि आप किसी चीज को फुल फोकस कंसंट्रेशन के साथ ऑब्जर्व करते हैं ना, एक बार में आपके दिमाग में आ जाए और ये मान करके चलिए वो चीज लाइफ में दोबारा नहीं आएगी. क्रिकेट मैच देखते समय कभी आप जाते हैं कहते हैं कि मुझे अब एक बार देख लिया, अब जरा रिप्ले भी देखूंगा मैं. दैट सॉर्ट ऑफ थिंग माने ह्यूमन साइकोलॉजी एंड टेंडेंसी है. यदि आपके ब्रेन में दूसरा ऑप्शन है और हाफ हार्टेडली यानी थोड़ा सा आपके दिल के कोने में कहीं है कि चलो मैं नहीं समझ पाऊंगा, यानी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, अगली बार देख लेंगे, तब सर्टेनली इट विल रिक्वायर्ड फॉर द नेक्स्ट टाइम. फर्स्ट टाइम आप फुल ऑफ डेडिकेशन के साथ एक बार बैठ जाइए ना सर. ये मैसेज है और एक शेयरिंग कहानी है और मैंने अपने आप को बहुत समझाया और करीब डेकेड्स के बाद 10 साल के बाद उस स्कूल वाले इवेंट के बाद मुझे समझ में आया कि नहीं, मूवी देखते समय तो वाकई मैं दोबारा देखने की कोशिश नहीं करता हूँ, मुझे सब कुछ याद रहता है. या पिंकी एंड साबू की कॉमिक्स पढ़ो तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होती. सॉरी, पिंकी एंड चाचा चौधरी. बट the interesting part, moral of the story is this कि all about depend on your focus as well as your confidence. और यकीन मानिए सर, मैंने भी बहुत सारे वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट और पीडीएफ कलेक्ट किए, कभी वापस दोबारा आज तक नहीं देखा. 2 टेराबाइट का हार्ड डिस्क मेरा फुल है, कभी मैं उसको देखता भी नहीं हूँ. उसकी जरूरत नहीं पड़ती थी. वो एक्सपीरियंस, इवन कोर्ट प्रोसीडिंग्स पहले नहीं रिकॉर्ड होती थी, वहां खड़ा होकर के हम लोग एब्जॉर्व करते थे और वो कहानी आज भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं. सो बिलीव इन योरसेल्फ.
दिस इज समथिंग मोटिवेशनल पार्ट, बिलीव इन योरसेल्फ। और रिपीटेटिवली हमने कई बार डिस्प्ले किया है इस चीज को, तो इट्स कन्वीनियंट। तो उसकी जरूरत मुझे नहीं लगती। और दूसरे कारण इसलिए भी मैं इसको मैंने एडवोकेसी इसका करता हूँ कि यदि सब कोई वीडियो देखने लग जाए तो फिर मेरे साथ यहाँ पर टाइम कौन बिताएगा। सो आई एम लिटिल बिट इनसिक्योर आल्सो, यू कैन से दैट। नहीं, वो इनसिक्योरिटी वाली बात नहीं है। आई वांट टू एंजॉय टाइम विथ ऑल ऑफ यू एंड वर्थ वाइल टाइम। बहरहाल थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये सारी बातें हो गई, थोड़ा सा हम अब आगे लिस्ट पे आते हैं। सर ये सॉरी इस, वन हाँ सर, प्लीज। लैंडमार्क रिपोर्टिंग और लीडिंग केसेस इसमें मुख्य डिफरेंस क्या है सर, इसके लिए थोड़ा लैंडमार्क और लीडिंग केसेस में कोई डिफरेंस नहीं है मेघराज जी। जिसको जो आपको रिपोर्टिंग। लग जाए कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं मुझसे पूछेंगे तो मैं एक लाइन में कहूंगा, जो जुरिस्प्रूडेंस के प्रिंसिपल्स को पूरी तरीके से चेंज कर दे, एरा चेंज करने की पोटेंशियल रखता हो, वो सर्टेनली लैंडमार्क। जुरिस्प्रूडेंशियल प्रिंसिपल मींस व्हाट, कि पहले वो वाटर टाइट कंपार्टमेंट हुआ करता था मनेका गांधी से पहले। वाटर टाइट कंपार्टमेंट एक कॉन्सेप्ट था जहां पे जजेस ये कहते थे कि देर आर 3 आर्टिकल, वी हैव आर्टिकल 19, 20 एंड 14। तो यदि आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं है तो मैं दूसरे आर्टिकल को चेक ही नहीं करूंगा, क्योंकि एक कहानी एक आर्टिकल में फॉल करेगा तो दूसरे में नहीं करेगा। तो ये वाटर टाइट कंपार्टमेंट है, उन्हें वाटर जो है ना एक ही कंपार्टमेंट में कन्फाइन रहेगा। मनेका गांधी के बाद ये आ गया कि नहीं, आर्टिकल यदि 14 वायलेट नहीं हो रहा है तो हम देखेंगे कि 16 वायलेट हो रहा है कि नहीं, 19 वायलेट हो रहा है कि नहीं, 21 वायलेट हो रहा है कि नहीं। तो इंटर आर्टिकल ये वाटर फ्लॉन है, वाटर टाइट नहीं है। ये पूरा जुडिशियरी के लिए केसेस को देखने का नजरिया ही बदल दिया। ऐसे जजमेंट को क्यों नहीं हम लैंडमार्क कहें, मील का पत्थर। मेघरा जी। यस सर। अर्नेस्ट कुमार भी हैं, लीडिंग केसेस हैं, उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन इस तरीके का जुरिस्प्रूडेंशियल प्रिंसिपल्स वहां पर नहीं है। वहां जो है ना, मैनर को स्ट्रीमलाइन किया गया है, उसको हम लीडिंग केसेस हर हालत में कहेंगे। निकिता जी आप बताइए। यस सर। सर बिल्कुल क्लियर है अब आपकी बात। तो अब इसको मतलब कोई सवाल नहीं आ रहा है, दिस इज आवर अंडरस्टैंडिंग, आपकी और हमारी समझ है, हम उसको किस कंपार्टमेंट में कहाँ खड़ा करते हैं, किसको कितना वेटेज देते हैं। मेघराज जी, एनी मोर डाउट? नो सर। शुड वी प्रोसीड फर्दर? यस सर। चलिए, किसी को भी डाउट है देन प्लीज कम, नहीं तो आप लोग ग्रुप में लिखेंगे कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। आई एम श्योर कि जो यहाँ पर अवेलेबल है वो ग्रुप में नहीं लिख रहे हैं, ग्रुप में वो लिख रहे हैं जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। मैं आगे चलता हूँ अगले अगले पॉइंट पे। अब ये देखिए, ये जो जजमेंट हमने कंपाइल किया है, इसको कुछ अलग चीज हमने दी है, थोड़ा सा अलग इफेक्ट दिए हैं, वो इफेक्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले लीडिंग केस नंबर, जो सीरियल नंबर आपके नोटिफिकेशन में, ये एग्जैक्टली वही सीरियल नंबर, नंबर 1 कॉलम। नंबर 2 कोरम, ये आपके कन्वीनियंस के लिए कि जजमेंट का इंपॉर्टेंस कितना है, और वो जजमेंट का इंपॉर्टेंस 13 जजेस, 7 जजेस, 5 जजेस, 3 जजेस एंड सो फोर्थ आप देख सकते हैं। डॉट्स का मतलब होता है, हमने यहाँ पर लिखा था डेवलपमेंट ऑफ ट्री स्ट्रक्चर, दैट आई वांट टू एक्सप्लेन। डेवलपमेंट ऑफ ट्री स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एक्सप्लेन हो गया, अब उसके बाद एक और इंग्रेडिएंट उसके साथ आया, फिर वो दूसरा इंग्रेडिएंट आया, फिर उसके साथ एक और एप्लीकेशन आया, तो एक पेड़ की तरह वो ग्रो कर रहा है। So D for development, O for off, T for tree and S for structure. So ये किस ट्री स्ट्रक्चर में फॉल करेगा वो कोडिंग है। Is there any doubt on that point?
नो सर। अब आप आइए, उसके बाद हमने लीडिंग केसेस का कॉस्ट टाइटल लिया जो कि शॉर्ट है, और इसीलिए मतलब ये कोरम एंड डॉट्स हैं ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो मुझे लगा कि इसको इनकारपोरेट करना चाहिए, और देखने के बाद लोगों को समझ में आएगा कि नहीं ये केस किस चीज से रिलेटेड है, और सिर्फ इसी को देख करके आप पता लगाएंगे कि ये केस है कहाँ। एंड नेक्स्ट काउस टाइटल डेट ऑफ जजमेंट भी हमने डाला है, और ये पार्ट आईएनएससी का साइटेशन ये स्पेशली हमने ढूंढ करके डाला है, और इवन इंदिरा सानी का उसका डेवलप नहीं है, वो मिला नहीं मुझे। दैट्स व्हाट इट इज लेफ्ट। दिस इज ऑलरेडी देयर इन द लिस्ट व्हिच इज द एससीआर साइटेशन, वो आपके सामने यहाँ पर है। एंड लास्ट कॉलम इज रिमार्क मीन्स व्हाट, बीएसडी में हमने जैसे देखिए केशवानंद भारती में हमने एक चीज और नोट करने की कोशिश की है, 7:6 है ना। और यहाँ अंदर जाएं तो दिस इज टॉकिंग अबाउट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 24th, 25th, 26th, 29th and Golaknath and many more, but these are the prime thing. So एक रफ आइडिया इन वन लाइन आपको मिल जाएगा कि ये जजमेंट एग्जैक्टली किस चीज पर और इसके अंदर क्या डिस्कस हुआ। Am I clear up to this point or not? Clear, sir. Does this should be the helpful for your understanding or recalling and all? Yes sir, really helpful sir. So what I did, of course within short period of time, मतलब 9 को ये नोटिफिकेशन आया जो हमने ऊपर रेफरेंस दे रखा है, और 15 तक फाइनल रिलीज आपके सामने आ गया है। ये नीचे वाले स्क्रीन पे थोड़ा सा देख सकते हैं। 14th तो विद इन 7 days आई रिलीज दिस थिंग्स, एंड दिस इज रिगार्डिंग ऑल दिस थिंग्स। यहाँ पर कुछ थोड़े से जैसे JAL ये एक वर्ड है, ये आर्टिकल के प्रोविजंस हैं, ये सारे आर्टिकल्स यहाँ पर डिस्कस हुए हैं। ये टैक्स रिफंड एंड अनजस्ट एनरिचमेंट से रिलेटेड है। DOJL जुडिशियल लेजिस्लेचर और उससे रिलेटेड है। कस्टोडियन वायलेंस है। हम लोग टाइम टू टाइम इसको डिकोड करेंगे क्योंकि हमने बहुत शॉर्ट में बहुत कुछ समाने की कोशिश करने के चक्कर में इतना कुछ शॉर्ट किया गया, बट एनीवे ये आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली क्या है। सो आउट ऑफ 4 pages दिस इज 365 केसेस इज देयर, और आपके जितने भी नए केसेस हैं 66, 67 आउट ऑफ 60 दीज आर द इलेक्शन मैटर एंड ऑल, सबके लिए हमने यहाँ इनकॉर्पोरेट की किससे रिलेटेड। एंड आफ्टर दैट व्हाट आई डिड, एक ही नेचर के क्रिमिनल के कौन कौन से केसेस हैं उसको हमने फिर अगले पॉइंट पे लिया, और ये लिया जो कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से जितने भी केसेस है उस सबको एक जगह कलेक्ट किया। थोड़ा और नीचे में करूँ तो आपको दिखाऊं, ये all these are things coming from basic structure doctrine and these are the ratios। उसके जजेस के कोरम में all are the constitution bench judgment, ये सारे लैंडमार्क जजमेंट है। और ये सो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का डेवलपमेंट किस तरह से ट्रेवल कर रहा हुआ वो आपके सामने है। If you want to expertise into them, these are the cases you can find out, even the सीरियल नंबर से आप पिकअप कर लीजिए। नया जो ऐड हुआ है 85 वो है, वो भी आपके सामने। So this would be another helpful, but कुछ केसेस ऐसे हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में भी हैं और आगे भी हैं, उसको मैंने यहाँ भी रखा है और आगे भी रखा है। तो एक नेचर के केसेस सारे एक जगह कंसोलिडेट कर दिया। इट वाज टाइम टेकिंग, आपके लिए बहुत टाइम सेविंग था, इसीलिए हमने एक तरफ से इसको कंपाइल करके आपके सामने प्रोड्यूस किया। नाउ नेक्स्ट में थोड़ा सा हम और चलें तो ये था फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स एंड बेसिक ह्यूमन राइट्स, गोल्डन ट्रायंगल एंड 14, 19 एंड 21 से रिलेटेड। देखिए इतने सारे केसेस आर्टिकल 2019 इससे कंफाइंड है, but certain cases are concerned to the article 16 only, which is talking about the reservation,
आपको सिर्फ सीरियल नंबर से पिक करके निकालना है। अच्छा, रिजर्वेशन मतलब ये हमको देखना है, डिस्कस करना है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो कि आर्टिकल 30 से कन्फाइन है, ये सारे। so all are the constitutional bench and larger judgment are in page 1 and page 2. You can see that this is page 1. सिर्फ एक 3 जजेस बेंच यहाँ आपको दिखेगा, KM सिंह 10th शेड्यूल से रिलेटेड है। एंड वी विल डिस्कस, वंस वी विल डिस्कस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, मीनिंग बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के सिर्फ इतने तो डिस्कस करने ही करने हैं, इसके अलावा जो कुछ भी है वो भी हम डिस्कस करें। Am I clear up to this point or not? May not necessarily कि एक ही दिन कर ले, 2 सेशन लगेगा, 3 सेशन लगेगा, करेंगे जरूर, लेकिन पूरा करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, एम्बिग्यूअस नहीं छोड़ेंगे, क्लियरिटी के साथ समझेंगे और समझेंगे। और जो भी समझेंगे ढंग से समझेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि हम पूरा करें, लेकिन जितना करेंगे वो ढंग से करेंगे, ये मेरा कमिटमेंट है आपके साथ। That will be helpful, sir. समझे? और उसके लिए हमने ये किया है कि पहले छोटा छोटा कर लेते हैं, Right. अंडरस्टैंडिंग का एक लेवल सेटल कर लेते हैं, उसके बाद फाइनली हम लोग लार्जर में एंटर करेंगे और करेंगे। देखिए मैं आपको दिखाऊं, फिर हम जैसे ही आगे मूव करते हैं, दीज आर द फंडामेंटल राइट्स, रिजर्वेशन एंड एजुकेशन, ऑल आर द कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रिक। अब आप आगे आइए तो ये टैक्स से रिलेटेड मफतलाल एंड मिनरल्स वाले हैं, जो कि इवन 246 स्टेट एंड सेंटर में टैक्स के को लेकर के डिस्प्यूट रिलेटेड है। 142 AR अंतुले के लिए 3 केसेस हैं, ये 3 वाले हैं। आगे देखिए PIL को आप देखिए, इतने सारे केसेस इनकॉर्पोरेटेड हैं और सब 2-3 जजेस के, एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच दिख रहा है। तो क्यों नहीं पहले निपटा लें, नंबर भी ज्यादा लगेगा कि हमने इतने कितने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऑफ कोर्स यहाँ पे तो माइनॉरिटी भी मेजॉरिटी भी तो नहीं रहेगा ना सर, रहा भी तो बहुत छोटा सा, ये तो गिनती बड़े आराम से पूरी हो जाएगी। थोड़ा और आगे चलें तो आपको दिखेगा क्रिमिनल लॉ, कॉमर्शियल लॉ, IBC। थोड़ा और आगे चलें तो आपको ट्राइब्यूनलाइजेशन दिखेगा, आर्बिट्रेशन है, सर्विस ज्यूरिस्प्रूडेंस है, लैंड एक्विजिशन है, इलेक्शन लॉ एंड अदर है, एंड फिनिश है, कहानी खत्म है। लेकिन आप एक चीज और नोटिस कीजिए, 21 केसेस 22 केसेस शायद एडिशनल हुए हैं। किस सेगमेंट में उन्होंने ऐड किया? पहले कितने थे? 64 थे ना सर, अब 86 हैं, 22 एडिशन है। तो जो भी नंबर 64 के बाद है वो एडिशन है। अब देखिए कि कहाँ कहाँ एडिशन हुआ, इसी लास्ट पेज पे देखिए 64 यहाँ ऐड हो गया ट्राइब्यूनल पे, इसमें आर्बिट्रेशन में 2 ऐड हो गया, 75 एंड 76, 79 एंड 80 ऐड हो गया सर्विस लॉ में, जो पहले 1 था अब 3 है। यहाँ एक 81 ऐड हो गया, इसमें कोई भी ऐड नहीं है सिविल वाले में, इसमें दोनों नए हैं इलेक्शन लॉ में। है ना। अब थोड़ा सा और मैं आपको ये दिखाऊं, ये कॉमर्शियल मैटर जो आता था और IBC था, इस दोनों में कोई एडिशन नहीं है। बट क्रिमिनल में यहाँ 4 केसेस ऐड हुए, सॉरी ये 60 66 68 69 और 70। आपसे एक सवाल है, ये क्रिमिनल लॉ और कॉमर्शियल मैटर आपके स्क्रीन पे है, एक सेगमेंट वो है जहां एक भी केसेस ऐड नहीं हुए, एक सेगमेंट हुए हैं वहां 4 केसेस ऐड हुए हैं। इससे सवाल आने की संभावना ज्यादा है। Which one is the high probability? You can guess it. Where you can target it? That's your choice. मेरी बात करें, मैं क्रिमिनल पूरा करवाऊंगा और इन दोनों को मैं करूंगा। संजय जी आपके आवाज आ रही है।
अभी दूसरे स्क्रीन पे मैं ले जाऊं, ये छोटे छोटे सेगमेंट हैं, आप जरा देखिए इलेक्शन पूरी तरह से एडेड है, बट सिविल मैटर में कुछ भी नया ऐड नहीं किया। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, छोटा है, करने में बुराई नहीं है, बट उसी जगह पर आप यहाँ आ जाइए आर्बिट्रेशन में, यहाँ दो ऐड है और यहाँ इलेक्शन में पूरी तरीके से न्यू है। इसको छोड़ना और सर्विस जूरिस्प्रूडेंस को, सो सर्विस जूरिस्प्रूडेंस, आर्बिट्रेशन और इलेक्शन लॉ को छोड़ना कितनी बड़ी बेवकूफी होगी। सी ऑन योर स्क्रीन, and without categorizing no one can emerge like this. तो आज की मीटिंग को यहीं खत्म करते हैं इस स्लाइड के साथ, ये लास्ट था, बाकी आपके लिए छोड़ते हैं। बट बिफोर दैट लेट अस डू सम अनाउंसमेंट। आपके ग्रुप पे हमने लीडिंग केसेस पार्ट 1, लीडिंग केसेस पार्ट 2 करके हमने दिया था। ये स्टैंड टर्मिनेटेड, मैं ग्रुप पे ही भेज दूंगा कि ये कैंसिल है, और फाइनली 2 तारीख से अगला सेशन होगा बिकॉज ऑफ सर्टेन इमरजेंसी एंड अनअवॉइडेबल रीजन एंड ट्रेवलिंग अक्रॉस वेरियस सिटी इन द कंट्री। तो 30 तारीख तक मेरा मूवमेंट है बहुत ही रिग्रेसली, इवन सुप्रीम कोर्ट से भी मैं रहूंगा बाहर। तो इस पॉइंट पे मैं कल से ही तो कल की भी मीटिंग अमरनाथ जी नहीं होगी। बट एनीवे ये बताइए ये कैसा लगा? कल मैं कोर्ट में तो रहूंगा, लेकिन इस मीटिंग को अटेंड करना थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, तो हमारे मित्र हैं, हम तो आपको पकड़ ही लेंगे। हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल, जो भी डाउट होगा तो फुर्सत के क्षण में जो कुछ होगा पूछ लेंगे आपसे। ठीक है। हम वैसे भी नहीं चाहते आप लोगों से पीछा छुड़ा के भागें, पकड़िए आप, हम भी पकड़ते हैं आप लोगों को और मिल करके रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। तो 2 तारीख से मैं फिर से ये आपको क्लेरिफाई कर दूं कि 2 मई से हम लोग तरीके से रिगरसली टिल द एंड ऑफ द मे पूरे लीडिंग केसेस को करेंगे, ढंग से करेंगे। और हमने पहले भी डिस्कस किया है, ये स्ट्रेटेजी इसकी बनाएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 वो होगा जिसको हम लोग ढंग से करके रखेंगे, जो कि एक भी क्वेश्चन कहीं से भी आया, हेड नोट्स नहीं भी मिला फिर भी लिख के आएंगे, है ना? करेक्ट सर। कुछ तो ऐसा करके रखेंगे ना सर, क्योंकि पहला 2-3 क्वेश्चन तो वो हमारा टारगेट तो क्रिमिनल ही होगा, जो शॉर्ट एंड स्वीट है ना। तो कुछ पार्ट को हम लोग उस तरह से क्लियर करके रखेंगे और बाकी के लिए प्रिपेयर रहेंगे कि हेड नोट्स यूज करें। सो हमारी स्ट्रेटेजी भी कॉन्क्रीट एंड फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। ठीक है जनाब, वो लीडिंग केसेस तो ठीक है, ये प्रोफेशनल एथिक्स और एक आता है ड्राफ्टिंग, ये दोनों के बारे में कुछ बता पाएंगे? बिल्कुल बताएंगे मैंने सर, लेकिन सब कुछ 1 बाय 1 ही होगा ना सर, एक बार में कैसे? ठीक है आज जो मतलब हमने आज जो हमने टॉपिक पिकअप किया, इको आ रहा है सर जी। पेज 1 में पॉइंट 5 सुप्रीम कोर्ट रूल्स हेड नोट्स पैटर्न डायनामिक्स एनालिसिस, ये कैसे करना जी? यस, दैट इज ऑलरेडी वी डिस्कस इन ललिता कुमारी लास्ट 3 केसेस। ठीक है जी। आने वाले समय में जैसे जैसे केसेस आएगा, क्योंकि उसमें एक वर्ड, हाँ आपने जो पॉइंट आउट किया है, दैट पर्टिकुलर पॉइंट हमने ये डिस्कस ये किया था। हाँ ओहो, इसमें हेड नोट्स पैटर्न एनालिसिस, पैटर्न डायनामिक्स एनालिसिस, ये हमने कहा, ये नया वर्ड ऐड किया है। ये वर्ड इसलिए ऐड किया है क्योंकि जो हेड नोट्स हमने डिकोड किया था, इट वाज अराउंड 2010, यहाँ तक वो फॉलोड है।
2010 के बाद एक नया हेड नोट्स का स्ट्रक्चर इमर्ज हुआ है। हम उसमें भी पीछे नहीं रहेंगे, उसको भी समझेंगे एज एंड व्हेन द केस विल कम इन फ्रंट ऑफ अस। क्योंकि पहले 3 पार्ट था, इटैलिक था, बोल्ड, उसके बाद फाइनली रेशियो था। वो पैटर्न अब नहीं फॉलो होता है। लास्ट 5 इयर्स में देखेंगे आप जजमेंट, 5 और 7 इयर्स, वो पैटर्न नहीं होता है। सो पैटर्न में डायनामिक्स है, चेंजेस हैं, बट है हेड नोट्स बहुत कॉन्क्रीट। और भी जो रिसोर्सेस हैं हम आप लोगों को इक्विप्ड करेंगे एज एंड व्हेन हमारे नॉलेज में आता है और जैसे होगा we'll do that. Any more questions regarding that? सर इट इज बिल्कुल बहुत अच्छा कर दिया जी ये class was too good, sir. स्टैटिस्टिक्स not only classes, the way you are made all, it is fantastic, fabulous. Sir, motivation is coming from your side. मैं इस साइड अकेला बैठा हुआ हूँ और आप उस साइड 100+ के स्ट्रेंथ में हैं सर। कॉलेज में जब क्लास में बैठते ना सर कॉलेज में जब क्लास में बैठते थे तब जैसा ये होता समझता वैसे अभी समझ रहा है सर। दिस इज एप्रिशिएबल। सर आप हमें टास्क पे क्यों नहीं डाल देते 3 तारीख तक, नेक्स्ट सेशन तक? सर मैं डाल दूंगा। मैंने सोचा कि फर्स्ट प्रिविलेज में आपको बता दूं, फिर मैं डालूंगा। सर खाली एक रिक्वेस्ट है सर, यही चीज सर एक बार सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में भी लगेगा। वो Certainly I'll do that. वो थोड़ा सा कठिन पेपर है थोड़ा वो, क्योंकि स्ट्रक्चर बदल गया है पिछले साल, इसलिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर बदल गया है। सुधीर जी एक बात मैं बताऊं, मैं हमेशा इस पॉइंट पे बोलता हूं और आपने मुझे मौका दे दिया। ये कठिन और ये जो इजी है ना, टफ एंड इजी, ये सब्जेक्ट सेंट्रिक नहीं है, ये इंडिविजुअल सेंट्रिक। जो चीज हमको समझ में नहीं आ रहा है वो टफ है, जो हमको समझ में आ गया वही। दूसरा एग्जांपल मैं बतला रहा हूँ, आप जिस चीज को टफ कर रहे हैं, just go back to the just at the 10th, आज कितना डेट है, we are at the 18th, just back to the 8 days back, 8 दिन पहले जो पैनिक थी 88 जजमेंट को, 86 जजमेंट को देख करके, वो आज नहीं है। वो लग रहा था ऐसा कि मैंने ब्लास्ट होने वाला है। मैंने ग्रुप पे मैं देख करके थोड़ा ये था एक्साइटेड कह ले, मैं परेशान नहीं था कि ये वो पेपर है। लोगों को लग रहा था कि इतनी वॉल्यूमिनस कैसे पढ़े, कैसे याद करें, कैसे क्या करें। और आज वो निकिता जी का क्लियर कट क्वेश्चन था, और एक और हमारे ग्रुप मेंबर था कि आखिर हेड नोट्स को हम यूज कैसे करें। तो यही तो मैं 3 साल से कोशिश कर रहा हूँ। बराबर है सर, अभी नहीं लग रहा वो टेंशन, अभी उतना टेंशन नहीं लग रहा। आफ्टर उसके बाद आप देखिए कि प्रेशर कितना रिलीज, अब आपको लगेगा दिस पेपर इज सो इजी। ओके सर, यस, व्हाट यू से इज करेक्ट सर। So that's the point. Yes. So that is the definition of toughness and easiness. Yes. अब मेरे नॉलेज में पेपर 1 मोस्ट इजीएस्ट पार्ट है। तो ये पार्ट था। अच्छा, एक और अनाउंसमेंट मैं आपके साथ कहना चाहूँ, मैं ग्रुप पे डालूंगा, जो भी है वो मैं डालूंगा। yes. एक और अनाउंसमेंट मुझे आपके साथ करनी थी और आपसे रिक्वेस्ट करनी थी। लेट अस डू सम एक्सरसाइज इन बिटवीन, है ना। और ये एक्सरसाइज थोड़ा सा रिगरस है। कोई एक जजमेंट लाइक रूपा अशोका हो रहा, बेस्ट है रूपा अशोका हो रहा। ये जजमेंट आप लोग अपने आप से लीजिए और पढ़िए। पिछले 7 साल का या 10 साल का क्वेश्चन उठाइए और उसके पैटर्न को स्टडी कीजिए। सिर्फ वही क्वेश्चन जो रूपा अशोका होरा से पूछा गया, ऑब्वियसली रिव्यू क्यूरेटिव रिलेटेड होगा, क्लू मिल जाएगा।
अब आपको 2 क्वेश्चन फ्रेम करना है। मैं आपको क्वेश्चन एग्जामिनर बना रहा हूं और आपको कह रहा हूं कि अगले एग्जाम के लिए 2 क्वेश्चन फ्रेम करके मुझे दीजिए, आप सबको। लेकिन वो क्वेश्चन इस तरह से होना चाहिए, उसके लिए सर्टेन कंडीशन है। बोलो, इस तरह से होना चाहिए। आप एक केस स्टडी बनाइए और उसमें रूपा को सुका हुर्रा आना चाहिए। आप केस स्टडी वाला क्वेश्चन देंगे और एग्जामिनर उसको पढ़ के वो गेस करे कि रूपा सुका हुर्रा से उस तरह से सॉल्यूशन निकाल के लाए। Of course, it would be the toughest question. कर सकते हैं आप लोग? यस सर सर, ये कर सकते कंडीशन सर। रिपीट जी करिए सर। सर, काइंडली रिपीट दिस कंडीशन, वी कुड नॉट। रिपीट ये कर रहा हूं कि रूपा सोका हुर्रा से जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं, आप उसको स्टडी कीजिए और ये गेस कीजिए कि अगला क्वेश्चन आपको सेट करना है 2 क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए और दूसरा क्वेश्चन इसलिए कि आप एक केस स्टडी के थ्रू कॉन्सेप्ट चेक करें। Am I clear up to this point यस or सर। not? मैं आपको ये फील कराना चाह रहा हूं कि व्हाट वुड बी द चैलेंजेस ऑफ एग्जामिनर, और उसके बाद आप रियलाइज करेंगे कि आंसर कैसे लिखना। दिस एक्सरसाइज इज मोस्ट साइंटिफिक एंड मोस्ट क्रूशियल एक्सरसाइज। उसके बाद आप जो भी पढ़ेंगे ना, आपको दिखाई देगा कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम होना चाहिए। प्लीज डू दिस एक्सरसाइज 3 टाइम्स। 3 सप्ताह में 3 टास्क मैं आप लोगों को दूंगा, आप पूरा कर लीजिए। उसके बाद देखिए कि इस पेपर में नंबर कैसे कम आते। किसी में आप प्रिंसिपल पूछेंगे, किसी में पर्टिकुलर कोर्स सेक्शन पूछेंगे, है ना। आप अपने दिमाग में कुछ तो टैक्टफुल इंसर्ट करेंगे कि मुझे इसी सेगमेंट से चाहिए, पूरा नहीं चाहिए। जैसा एग्जामिनर चाहते हैं, ये मिलेगा तो मुझे इतना नंबर देना है, वो मिलेगा तो इतना नंबर, नहीं मिलेगा तो इतना नंबर देना है। लिबरल मार्किंग ऐसी करनी है, स्ट्रिक्ट। जस्ट हैव अ फील ऑफ द एग्जामिनर, चैलेंजेस ऑफ द एग्जामिनर। 2 फायदे हैं, आपको एक तो उनके चैलेंजेस समझ में आएंगे एंड देन सी योर आंसर शीट इफ यू हैव। और दूसरा ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ गलती नहीं करनी है। वो मैं रियलाइज नहीं करा पाऊंगा, ये एक्सरसाइज आपको रियलाइज कराएगा। एंड सर्टेनली आपको मैं बता दूं, सबसे ज्यादा फेलियर इसी पेपर में है इस टाइम, और उसके बावजूद भी 21 केसेस 22 केसेस बढ़ गए हैं। चैलेंजेस और मल्टीप्लाई हुआ है, और उसको मैं ड्रास्टिकली, जितना टाइम से मल्टीप्लाई होता है ना, ये मैथ्स में एक इनवर्स है, इनवर्स उसको कर रहा हूं मैं। मतलब 10 माने 1 10 पे पावर 3 है, उसको 1/10 पे पावर 3 में करना चाहिए, बाय वे ऑफ दिस एक्सरसाइज। और बताइए, अब आप लोग अपना अपना सवाल पूछिए, और जो यदि कोई क्वेरी है, कोई डिस्कशन है, प्लीज गो अहेड। ये सब बीएसडी ये रेशियो वाले कुमार बीएसडी साहब समझा नहीं फॉर्म मैं। तो बीएसडी जैसे पहले जजमेंट है, जो ठीक है, थर्ड कॉलम है कुछ तो बीएसडी गेस सेवन कीजिए। का। अभी तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को बीएसडी हमने लिखा है, कहीं ना कहीं गेस कीजिए। एक्सप्लेन सब करेंगे, मेघराज जी यही है। सर इसमें ट्रू फॉल्स लीडिंग कैसे डील करें? ट्रू फॉल्स जैसे आता है उसके लिए कैसे प्रिपेयर अपने करें? आप डील हो जाए सर, अपने आप डील हो जाएगा, अपने आप डील हो जाएगा। नीड नॉट बी वरी। आपको पता होगा ना, बहुत से बहुत क्या लगेगा। 1 मिनट में आप टारगेट कीजिए कि 1 मिनट में कंसर्न पार्ट आप वहां से लोकेट करेंगे। ट्रू एंड फॉल्स में भी 1 मिनट लगेगा आपको सॉल्व करने, उसके बाद तो सीधा आप टीएनएफ करेंगे। हेड नोट्स आपके सामने है सर, यूज कीजिए उसको। यदि आप भूल रहे हैं तो अब माइंड रिकॉल कर लिया, देन बेस्ट। एक चीज है कि स्टडी करते समय आप कंफ्यूजन नहीं रखेंगे, हर पॉइंट के रिगार्डिंग क्लियरिटी चाहिए, और वो भी क्रिस्टल क्लियर क्लियरिटी। वो कंडीशन किस कंडीशन में वो अप्लाई होना है, उसी पे पता चलता है।
लोग कंडीशन से पहले ही मान लेते हैं कि चलो अब मुझे पता चल गया, अब I'm happy। अब वो ब्लंडर मिस्टेक है ना। सर जी रीडिंग केस में 22 केस ऐड हो गया एंड हाँ। दूसरा सब्जेक्ट में कुछ ऐड कर दिया वो एथिक्स में, ड्राफ्टिंग में एंड वो पार्टीशन प्रोसीजर में कोई सर सब्जेक्ट ऐड किया। सर मेरा आपके साथ एक सिंपल सा सवाल है, ये सिर्फ आपके लिए तो नहीं है, isn't it? This is for all the examining। And of course you are the best strategist। आपकी स्ट्रेटजी तो बेस्ट जा रही है सर। You are in the advantage। यदि 10 लड़के भी सेलेक्ट हुए तो उसमें आप होंगे सर। We are collectively starting from the May or entire May we are dedicating for that, isn't it? Does this not the good reason to be smile and be happy and little bit confident rather than scary? Sir, one small question, sir. Please। आपने जो एक्सरसाइज दिया है सर, फ्रेम क्वेश्चन ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्जामिनर, उसमें आप 2 कंडीशन बता रहे थे, वो थोड़ा सर आपका अपना डोमेन है, एक केस स्टडी डेवलप कीजिए टू टेस्ट द कॉन्सेप्ट लेट डाउन इन द एंड और दूसरा ये है कि प्रिंसिपल चेक कीजिए डायरेक्ट। ठीक है, 2 क्वेश्चन बनाइए, आपको पता चलेगा कि केस स्टडी वाले क्वेश्चन को हिट करना चाहिए, छोड़ना चाहिए। ठीक है। और या कैसे उसको डील करना चाहिए। तो मेक देम रियलाइज ओनली, आई एम जस्ट फ्लोटिंग दिस एक्सरसाइज। मैं आपको अभी ब्लिंक दे रहा हूं क्योंकि आने वाले दिनों में मैं खुद भी कुछ क्वेश्चंस का एक्सरसाइज बना के आप लोगों को फ्लोट करूंगा और आपके रिस्पॉन्स से मैं चेक करूंगा कि आप लोग कितने अलर्ट है, कहाँ मिस कर रहे हैं, सो दैट कि आई कैन पॉइंट आउट एंड आपको बता सकूं कि ये मिस्टेक एग्जाम में नहीं होना चाहिए, पहले अलर्ट हो लेते। अभी मैं ये कह रहा हूं कि आप खुद ही अलर्ट हो लीजिए। सर जी 2 तारीख से जो ये रहेगा कि ये क्लास 8 बजे लिया जाएगा या सुबह में लिया जाएगा सर? Not in morning, in evening we will continue on time would be around this is the same around either 8:30 नमस्कार or 9 o'clock, 9 to 10। Okay, thank you so much sir। We'll announce it। ठीक है। Okay sir। Okay, thank you so much sir once again because your experience is we will be get to the qualified to the examination। Yes, last year we committed the mistake we made। सर आप मुझे बताएं कि आपकी परेशानी क्या है, देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं मिलकर के, कैसे उसको स्ट्रेटजी बना के उसको रिजॉल्व। सर लास्ट ईयर में लीडिंग केस में 55 मार्क मिले थे, बाद में एथिक्स में 54 मार्क मिले थे और ड्राफ्टिंग में 52 मार्क मिले थे। हाँ, तो यानी इम्प्रूवमेंट के चांस है। सर आपको इस ग्रुप में बहुत से लोग मिलेंगे, बहुत से। अभी मैं आपको शायद इंट्रोड्यूस करा दूं। हाँ सर। जिनके ड्राफ्टिंग में 35 हुआ करते थे वो अब 70 प्लस में है। हाँ सर, बराबर। और लीडिंग केसेस में जिनकी 40 हुआ करती थी वो अब 82 में है। इस ग्रुप में है और अभी भी अवेलेबल है। सो सर हमें और भी शायद मैं इनवाइट करूं। आई हैव इन फुल नॉलेज और मतलब बहुत अच्छा, बहुत क्लियर कट इम्प्रूवमेंट है और वो हमने नोटिस किया है। यस सर, बिल्कुल। भरत जी अवेलेबल हैं? यस सर। आप अपने मार्क्स का बताएं कैसा इम्प्रूवमेंट है। सर ड्राफ्टिंग में फर्स्ट टाइम 14 था, फिर उसके बाद 44 हुआ, इसके बाद नाउ 74 दिस टाइम। देख लीजिए 14 to 74 का इम्प्रूवमेंट है ड्राफ्टिंग। यस सर। और कोई पेपर बताना चाहेंगे भरत जी? सर इवन लीडिंग केसेस आल्सो 60 marks। यस। लीडिंग केसेस का कितना था भरत जी? सर लीडिंग केसेस का कितना था? लीडिंग केस में सर फर्स्ट टाइम 64 था, सेकंड टाइम में रिड्यूस हो गया सर वो 54 एंड थर्ड टाइम 40 सर।
सो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सिटी का भी इम्पैक्ट है। एनालाइज करेंगे हम लोग, आगे प्रोसीड करेंगे, और भी चीज देखिए बहुत सारे कुछ सामने आएंगे, इम्प्रूवमेंट के स्कोप हैं और हम लोग करेंगे। यस सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर आई मस्ट थैंक यू सर, आपने इतनी अच्छी कैटेगराइजेशन करी है, रियली आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प सर। नहीं, दरअसल हुआ क्या था कि ये कैटेगराइजेशन हमने बहुत लोगों को ग्रुप पे, तो सबके पास गया हुआ है, ग्रुप पे भेजा ही हुआ है। सर न्यू देन आई आस्क्ड समवन कि हैव यू सीन दैट, देन दे सेड नो। यदि है और उन्होंने देखा है और समझा नहीं है, देन आई रियलाइज कि नो नो समथिंग इज मिसिंग, वी नीड टू एक्सप्लेन इट। देन आई डिसाइडेड टू एक्सप्लेन। सर मेरे पास ओल्ड वाला भी है सर, जो न्यू वाला है सर आपने नए केसेस के साथ, और इसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशंस करी हैं। सर ओल्ड और न्यू को छोड़िए, बहुत सारे डॉक्यूमेंट पहले से पड़े हुए हैं, इधर हैं उधर हैं, उसको रहने दीजिए। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। राइट। क्यों, व्हाई शुड वी टेक सो मच कॉम्प्लेक्सिटी सबको लेकर, क्योंकि नए वाले में एडिशन है ना, पुराना तो है ही। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, कोई बात नहीं। करेक्ट सर, करेक्ट सर। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू Thank you, सर। sir. Thank you, sir. Thank you, sir. इमरजेंसी यदि कोई अर्जेंट कॉल की रिक्वायर्ड है, वी कैन अरेंज दिस मीटिंग एनी टाइम, बट टिल देन शेड्यूल्ड में मैं खुद ही अभी नोटिस फ्लोट करूंगा वंस अगेन। इट वुड बी स्टार्टेड एंड कंटिन्यू सिंस फ्रॉम सेकंड एंड ऑल। यस सर। Rajiv sir, can I make a request? May I make a request, Rajiv sir? Please. Rajiv sir, due to some network issue, there are possibilities that calls might get dropped because I faced this issue today. So it is a humble request if these sessions can be recorded, sir. If possible, we'll do that. देखिए अभी क्या है ना, सेकंड इवनिंग टाइम के ये देखिए, मॉर्निंग एंड इवनिंग के डिफरेंट चैलेंजेस हैं। अभी ऐसा है कि everyone has own assignment into the evening. Someone is free, someone is not. अभी ऐसा है कि एक अर्जेंट असाइनमेंट पे अभी ये हमारे अजय जी हैं, वो अनअवॉइडेबल पॉइंट पे हैं। इवन शाम की बात है, मैं खुद ही अगले 10 दिनों तक जो है ना वो आउट रहूंगा, 10 to 12 डेज। अब ये इवनिंग का है, मॉर्निंग वाले में वैसा कोई डिस्टर्बेंस आता नहीं, मॉर्निंग वाले में उस तरीके का कोई डिस्टर्बेंस आता नहीं है। तो कहीं भी रहो, मॉर्निंग का जो टाइम है, पहले तो अभी तो हम लोगों ने 6 o'clock था ना मीटिंग का, हमने शुरू में शुरुआत की थी, इट वाज फ्रॉम 4 o'clock। Yes sir. Later on it is shifted on 5, now it is shifted on 6 because of cold। अभी कोल्ड नहीं है, इवन 5 भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं। जी। और वो फ्रेश माइंड होता है, बहुत सारे पॉजिटिव पार्ट भी हैं। बट ठीक है, देखते हैं कैसे कर सकते हैं, विल डू सर्टेन अरेंजमेंट। Just that because I faced this issue today, there might be an issue with some other people, so that's why I thought कि अगर नहीं तो recording दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं फिर वापस सब्सक्रिप्शन लूं उसके वेबएक्स के। या जूम के जहां ऑटो रिकॉर्डिंग है। Yes. But it is little bit expensive, so No sir, we can. No, you are already doing too much, sir. I won't be the reason कि आपके ऊपर कोई एक्स्ट्रा बर्डन। ऑब्वियस अपलोड वगैरह वो सारे ऑप्शंस उनके अवेलेबल हैं एक कोई पर्टिकुलर पैकेज पे। But we can do for a month if required, we can do for a month. Sir, even if required, I am willing to contribute for that. If I mean you don't have any problem with that, that is not the because। सर मैं आपको ये बताऊं, ये आप लोगों का प्यार है। यदि मैं सिर्फ ये कहूं कि डोनेशन के लिए एक पोर्टल खोलूं, आप लोग डोनेट करें ना, तो सफिशिएंट। नहीं सर, so that's why I'm saying it is not to undermine your reputation and prestige. At the purpose of ideology, एक रॉन्ग मैसेज भी नहीं जाए। मैंने ये ग्रुप की जो शुरुआत की थी ना, इस चीज को ब्रेन में रख करके कि यदि मैं होता तो मैं किसी ग्रुप को क्यों अटेंड करता, है ना। और उस पॉइंट पे जहां पर ये सारी चीजें मुझे डिस्टर्ब करती है, यदि कहीं वो मनी है, रजिस्ट्रेशन फीस है, हाउएवर आई डिड समथिंग,
यदि रिक्वायर्ड रहा है, जैसे सुप्रीम कोर्ट SCBA के कॉन्फ्रेंस में थे, माधव मेनन सर आए हुए थे, देन आई पेड, बट यूजुअली आई एम अवॉइडिंग। बट द थिंग इज दिस, मेरे जैसे कुछ लोग हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस ग्रुप में आज के डेट में 101 का फिगर था, इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड जो स्क्रीन पे हैं, इतने लोग यदि ग्रुप में आ रहे हैं और हर कोई वोकल एंड ऑन फ्रंट है नहीं, बहुत लोग मेरे जैसे हैं वहां, जो साइलेंट ऑब्जर्वर हैं। उनको बोलने की जरूरत नहीं है, बट मैं महसूस करता हूँ उनके अंदर की फीलिंग, डेफिनेटली लिटरली। और बहुत ऐसे लोग हैं, जितने लोग ग्रुप में यहाँ 100 है ना, मोर देन 200 and 300 वीडियोस देखते हैं। आप देखिए 24 घंटे के अंदर जो उसकी जो व्यूज है वो अराउंड इतना पहुंच जाता है, रिपीटेटिवली लोग देखते हैं। यस सर, आई हैव द फीलिंग रिगार्डिंग देम। बिल्कुल हार्ट टू हार्ट मेरा कनेक्शन है आप सबसे, 1 by 1। आप मानिए या नहीं मानिए, it's true sir, salute to you, you are doing a great दैट्स job। व्हाट जो मुझे रियलाइज है कि आप लोगों को ये चैलेंजेस आते होंगे, मैं पहले ही उसको एड्रेस करने की कोशिश करता हूँ, और इस तरह से कोशिश करता हूँ कि सिर्फ आप नहीं, जो लास्ट लाइन में म्यूट ऑब्जर्वर हैं उनको भी समझ में आ जाए, बिना उनको पूछे उनके क्वेश्चन से एड्रेस हो जाए। डेफिनेटली दैट्स द ओनली एफर्ट आई वांट टू पुट इट, रेस्ट वो खुद कर लेंगे, आई बिलीव देम। I'm getting a little bit nervous sir, because I haven't started preparing yet। जरूरत नहीं, देन मैं आपको ये करूंगा, बट ये एक जो है ना, एक पवित्र मिशन है, इसके थ्रू पूरा देश में एक लॉयर की ऐसी मतलब क्लास खड़ा हो रहा है जो एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ इमर्ज कर रहे हैं। ये कल्चर यदि 10 सालों तक चल गया तो देश में अच्छे लॉयर्स आ जाएंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। Definitely sir, there are still sir, I'm talking to one there are good lawyers That is a great mission, really sir. grateful That sir, is a great mission. really grateful, thank you so much sir। Okay, That is a have a great nice mission, sir. Good That is a night, great sir. mission, and we are going to support that.